Good afternoon to all of you. तो आज हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, पिछले क्लास में जैसा कि तुम लोग जानते हो हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज आज हम लोग सेकंड क्लास लेंगे। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो 4 कांस्टेंट से मिलता है, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस जानना है हमको एटम में, तो हमको 4 नंबर्स चाहिए, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और वो क्वांटम नंबर्स था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे थे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या फिर इसी को हम लोग है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, वो हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट कर रहे थे, और लास्ट में आया था हम लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और हम लोग बताए थे कि ऑर्बिट या शेल में सब ऑर्बिट्स या सब सेल रहेगा, और उसी तरह सब ऑर्बिट या सब सेल में हमारा ऑर्बिटल रहेगा। और हर एक ऑर्बिटल में हम लोग डिस्कस किए थे, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका स्पिन अपोजिट होगा। यानी अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरा हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। बीच में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम था। ठीक है, पता नहीं, पता ब्लैंक हो गया था। ठीक है, तुम लोगों का भी स्क्रीन ब्लैंक हो गया था क्या? ठीक है, इधर ब्लैंक हो गया था स्क्रीन। अच्छा ठीक है, अभी आवाज आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो। तो हम लोग बताए थे कि किसी भी हम लोग बता रहे थे कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो ऑर्बिटल किसी भी सब ऑर्बिट का हो, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जिसका स्पिन जो है वो हम लोगों का अपोजिट रहेगा। अनन्या, ये क्या भेज रही हो? ई पाठशाला निक डॉट, ये क्या है? ठीक है, फिर हम लोगों ने बताया था फिर हम लोगों ने बताया था कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में हम लोग ने लिखा था कि किस है ना सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, और कुछ हम लोग आज क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको याद रखना है हम लोगों को, फर्स्ट, अगर हम कहें मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है। ठीक है, तो तुम लोग इसको 9th-10th में भी पढ़े होगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में हम लोगों का 2n² होता है। कितना रहता है बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होता है? 2n²। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों के पास n बराबर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। तो अगर n बराबर 1 यहां रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है।
अगर यहाँ n बराबर 2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम लोगों का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² होगा। अब एक बात बताओ, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? किसी भी ऑर्बिटल में, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर तुम इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ, है ना, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की संख्या n² होगा। तभी तो तुम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा 2n²। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो सर तब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? अभी पढ़ोगे, अभी सब चीज पढ़ोगे आशीष राज, अभी तो स्टार्ट किए ना बाबू, अभी समझाएंगे तब ना पता चलेगा, है ना। हम यहां पर क्या लिखे बाबू? मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना रह सकता है। अब रहेगा कितना वो तो अलग बात है ना। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो। ठीक है, अब कितना रहेगा वो तो अभी देखेंगे, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे। समझ में बात आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक, तो देखो, अगर किसी ऑर्बिट में टोटल मान लो 20 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर किसी ऑर्बिट में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसमें ऑर्बिटल की संख्या 10 रही होगी। तभी तो अगर 10 गुना 2 करेंगे तो हमारा 20 आएगा। अभी पहले थोड़ा सा अभी हमको बता लेने दो, है ना, अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा अभी, है ना। 8 से ज्यादा 8 से कम अभी बताएंगे, अभी उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट 2n² हो गया, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट कितना होगा? n²। और बताओ तो, अगर हम तुमसे बोले नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या याद करो n के बराबर होती है ना। यानी थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट रहेगा, n बराबर 0, l बराबर 0, l बराबर 1 और l बराबर 2। ठीक है, तो एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से समझना है। तुमसे क्या पूछ सकता है ऑर्बिट में? क्या पूछ सकता है? सब ऑर्बिट की संख्या n बोलोगे। तुमसे ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या पूछेगा n²। तुमसे ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ सकता है मैक्सिमम 2n²। बात समझ में आ गया? तो ये ऑर्बिट में सब ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब तुमसे अगर हम पूछें यहां पर चौथा पॉइंट, बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट। बताओ किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है? तुम लोगों में से कौन बताएगा? देखो, यहां जो बताता है वही तेज है, समझ गए। टेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट 2l+1। बहुत बढ़िया अनन्या, 2l+1। किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की कुल संख्या 2l+1 होता है। 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नहीं, नंबर ऑफ, है ना, ऑर्बिटल्स था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट, किसी भी सब ऑर्बिट में, है ना, ऑर्बिटल्स की कुल संख्या कितनी हो गई? 2l+1। तो तुम लोगों में से बता सकता है कोई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट, तो किसी भी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? बताओ तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट कितना रहेगा? हाँ, जितना ऑर्बिटल्स रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2l+1।
देखो आज वाईफाई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं, अभी तो आ रहा है, ठीक है। अभी चलो ठीक है, कभी कभी होगा तो एक आध, है ना, 10 सेकंड के लिए होगा, हम नेटवर्क फिर चेंज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली अभी सब ठीक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करें। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट जो होगा, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 12+1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट। अब बताओ तो अगर हम यहां लिखे 6 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो यहां पर समझना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, 2, है ना, और दोनों का जो स्पिन होगा वो अपोजिट स्पिन हो जाएगा, अपोजिट स्पिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ यहां पर देख लिए, ठीक है, कि ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने सब ऑर्बिट होंगे, उसी तरह सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहता है, देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव फर्स्ट n बराबर 3 और l बराबर 0, सेकेंड जो है वो है n बराबर 3 और l बराबर 1, और थर्ड जो है वो है n बराबर 3 और l बराबर 2। पहला क्वेश्चन यहां पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। लास्ट वाला क्या बताए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, पिछले क्लास में बताए थे आयुष, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और उसका स्पिन अपोजिट होता है, समझ गए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहां पर दे रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम नंबर कुछ दे के इलेक्ट्रॉन्स पूछता है। तो अब पहले बात बताओ, n बराबर 3 और l बराबर 0, इसका मतलब तुम समझो हम लोग किस और किस, ये क्या दिया हुआ है, सब ऑर्बिट दिया हुआ है, n और l का मतलब सब ऑर्बिट हुआ। तो ये n बराबर 3 और l बराबर 0 का मतलब 3s सब ऑर्बिट होता है। और याद करो s किसी का भी हो, 1s हो या 2s हो या 3s हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर एक s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है s सब ऑर्बिट में। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिल जाएगा, तो 3s में हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनका क्वांटम नंबर n बराबर 3 हो और l बराबर 0 होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है बात? ये तुम लोग बड़ा बैठा रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं है तुम लोगों में से, तुम लोगों में से कोई कुछ बोलता नहीं है, कैसे पढ़ोगे ऑनलाइन? बैठे रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, हमको भी समझ में नहीं आएगा, तुमको भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ कुछ लिखो, कुछ कुछ बताओ। बताओ तो अगर यहाँ n बराबर
2 होता और L बराबर 0 होता, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 2 ही होता, क्योंकि ये 2s को रिप्रेजेंट करता, और जब s सब ऑर्बिट का बात होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n बराबर 3 और L बराबर 0 ये सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s को, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बताओ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n बराबर 3 और L बराबर 1 किस सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। n बराबर 3 और L बराबर 1, 3p, बहुत बढ़िया। 3p, p नहीं लिखोगे, 3p लिखोगे, 3p, 3p, 3p सब ऑर्बिट हो गया। और याद करो, p किसी का भी हो, चाहे 3p हो, चाहे 2p हो, या 4p हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम लोगों का 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यानी अगर n और l दिया हुआ है तो हमसे सब ऑर्बिट पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ n बराबर 3 और l बराबर 2 ये कौन सा सब ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है? बताओ ये कौन सा सब ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है? 3d, 3d स्मॉल लिखोगे, 3d कैपिटल नहीं, 3d, ठीक है। और बताओ अब d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑर्बिटल्स बताओ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं d में? हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा। ऑर्बिटल्स की संख्या 5 होती है, ऑर्बिटल्स का संख्या 5 होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि अगर n और l दिया जाएगा तो हम लोग आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हम लोग एक पिक ले लेते हैं। चलो देखो, अगर कनेक्शन जाएगा भी ना तो 10-20 सेकंड के लिए जाएगा, ताकि हम उसको फिर से कनेक्शन चेंज कर लेंगे, इसलिए उसका चिंता नहीं करना, ठीक है। अब बताओ, अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n बराबर 3 और l और m बराबर 0। बताओ n बराबर 3 और m बराबर 0 कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिसके लिए n बराबर 3 और m बराबर 0 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जहां पर n l नहीं दिया हुआ है, n m दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। मेरा बात पहले सुनो, मेरा बात पहले सुनो इत्मीनान से। देखो, n और l दिया हुआ है तब तो सब ऑर्बिट है, पर ध्यान से देखो, यहां पर n दिया है और l नहीं दिया है। यानी याद करना, तुमको शहर दिया है, कॉलोनी नहीं दिया है, और अपार्टमेंट दिया है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले देखना है n दिया है और m दिया है, l नहीं दिया है, तो पहले l निकालो और हर एक l में देखो कि m बराबर 0 कितना है। ध्यान से समझना मेरी बात। बताओ, अगर हमारे पास n बराबर 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। l बराबर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। यानी हम लोगों को यहां पर 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। याद करो, 3 सब ऑर्बिट हो गया। अब हमको क्या करना है? याद करो, 3s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें m बराबर 0 होता है। अगर तुम लोग पिछला क्लास में आए होगे
तो अगर एल बराबर 0 होता है तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है और उसको डिनोट करते हैं एम बराबर 0 से। याद है तुम लोगों को? तो थोड़ा यस लिखो। याद है? एल बराबर अगर 0 होता है तो एम का वैल्यू सिर्फ 1 होता है और उसका वैल्यू 0 होता है। अब बताओ, अगर एल बराबर 1 होता है यानी पी सब ऑर्बिट, तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। याद रखो, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। यानी हमको यहां भी एक ऑर्बिटल मिल रहा है m बराबर 0, यहां भी एक ऑर्बिटल मिल रहा है m बराबर 0। ये हम लोगों का s सब ऑर्बिट में है, ये हम लोगों का p सब ऑर्बिट के लिए है। और याद करो, l बराबर 2 का मतलब d होता है और d में हम लोगों के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, -2 -1 0 +1 +2, ये d सब ऑर्बिट के लिए है। अब याद करो, इसमें भी एक ऑर्बिटल मिल रहा है जहां m बराबर 0 है। तो ध्यान से समझो, n बराबर 3 और m बराबर 0, ये 3 ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। इसको भी डिनोट कर रहा है, इसको भी डिनोट कर रहा है और इसको भी डिनोट कर रहा है। समझ में आ रहा है? टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं हमको यहाँ पर? 3। एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। n बराबर 3 और m बराबर 0, टोटल 3 ऑर्बिटल्स। अब बताओ हमको यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल्स तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वेरी गुड, 3 × 2 6। देखो, इसमें ना बहुत दिमाग लगेगा, इसीलिए अच्छे से समझोगे। इसमें बहुत दिमाग लगेगा, अच्छे से समझोगे हर एक बात को। अगर n और l दिया हुआ है तो सब ऑर्बिट दिया हुआ है, लेकिन अगर n और m दिया हुआ है तो पहले सब ऑर्बिट निकालोगे, फिर देखोगे उसमें ऐसे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जिसके लिए m बराबर 0 है। ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाओगे और हमको बताओगे आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons can have n बराबर 3 और l बराबर और n बराबर 3 और m बराबर 1, m बराबर 1। आंसर तुम लोग बताओ। अब इसको बिना कुछ बनाए हुए तुमको सिर्फ लिखना है इसका आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव? सर एक और बार यहां पर देखो, हम क्या समझाए? n बराबर 3 है और m बराबर 0 है, तो पहले l का वैल्यू निकालो। n बराबर 3 के लिए l का वैल्यू 0 1 और 2 होगा। यानी थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट है और तीनों सब ऑर्बिट में तुमको m बराबर 0 मिल रहा है, यानी यहां तुमको 3 ऑर्बिटल मिल रहा है। तो टोटल हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। आद्या, समझ में आया बाबू? समझ में आया तुमको? ठीक है? अच्छा, अब बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n बराबर 3 और m बराबर 1? तो सब लोग लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। क्योंकि देखो यहां पर n बराबर 3 होगा तो l बराबर 0 1 2, पर s सब ऑर्बिट में कोई एक ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जहां m बराबर 1 होगा, लेकिन p सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल यहां मिलेगा और d सब ऑर्बिट में भी एक ऑर्बिटल यहां मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना मिलेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम लोगों को 4 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बताओगे अगर समझ में आया तो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, n बराबर 3 था और मॉड m था, मॉड m बराबर 1, मॉड m बराबर 1। जानते हो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है बाबू, बताओ? मॉड का मतलब, मॉड का मतलब होता है, अगर मॉड m 1 दिया हुआ है
इसका मतलब है m का वैल्यू +1 भी हो सकता है। ठीक है, m का वैल्यू +1 भी हो सकता है, और साथ ही साथ m का वैल्यू हम लोगों का -1 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है, पढ़े होंगे कि मॉड 2 भी 2 होता है और मॉड -2 भी 2 होता है। मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है अपने अंदर से। ठीक है, क्लियर बात है। तो अगर हम मॉड m बराबर 1 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि n बराबर अगर 3 है तो मॉड m यानी m+1 और -1 भी हो सकता है। अब देखो, एस सब ऑर्बिट में ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है जहां m बराबर 1 या m बराबर -1 है, लेकिन p सब ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल है, ये -1 वाला भी है और +1 वाला भी है, और d सब ऑर्बिट में भी तुमको 2 ऑर्बिटल यहां मिल रहा है, -1 और +1। तो बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं हमको? टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या इस केस में 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, इसीलिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 × 2 कितने हो जाएगा? 8। ये बात समझ में आया है तुम लोगों को? अगर n और m दे तो पहले l निकालो, और फिर हर एक l में देखो कि वो m बराबर 0 या m बराबर 1 जो भी दिया जा रहा है वो है कि नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अब एक बात बताओ, अब अगर एक क्वेश्चन यहां लिख दें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0? बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0? बताओ तुम कहां तक पहुंचे हो? तुम कहां तक पहुंचे? n बराबर 3, l बराबर 1, यानी ये 3p हो गया, ये 3p हो गया। हाँ, और m बराबर 0, तो ये सिर्फ एक और ऑर्बिटल को दिखा रहा है, यानी अगर n l और m दे, n l और m दे बाबू, तो ये सिर्फ एक ऑर्बिटल बता रहा है। n l और m सिर्फ एक ऑर्बिटल बता रहा है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, 2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टेस्ट पेपर का बाबू डिस्कशन नहीं होगा, है ना? तुमको जो पूछना होगा तुम पूछना, हम बता देंगे। ठीक है, अभी एक बार हम कनेक्शन चेंज कर रहे हैं, रुक जाओ। चलो हम लोग वापस से ब्रॉडबैंड पे कर लिए हैं कनेक्शन, अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो एक पिक हम लोग ले ही लिए हैं इसका। अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं, एक बार श्योर कर लेते हैं, पिक ले लिए हैं। हाँ चलो, तो अब हम लोग ठीक है आगे इससे देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पर, विच इज which is correct which is correct set of quantum numbers, which is correct set of quantum numbers। पूछा जा रहा है कि कौन क्वांटम नंबर्स का है ना करेक्ट, यहां पर एन एल एम और एस यहां पर दिया है। ऑप्शन ए जो है वो यहां पर है 3, 0, 1 और एस का वैल्यू +½ ठीक है। बी जो है वो है n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s का वैल्यू है 1। सी जो है वो है 3, 0, 0 -½ और डी जो है वो है 3, 3, 2 और +½ तुमको बताना है इसमें से कौन करेक्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। चलो बताओ कौन करेक्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ईशान कह रहा है ए और सी, बाकी लोग बताओ। दिव्यमांशु रंजन सी बोल रहा है, भरत राज वनली सी, अविनाश सी, आयुष सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक एक गलत है, एक गलत है क्योंकि एल बराबर अगर 0 होता है तो एम का वैल्यू 0 होता है, 1 नहीं होता है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज एक है पर वो एम का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया है। बी गलत है क्योंकि n बराबर 3 के लिए l 0 है, l 0 के लिए m बराबर 0। यहां तक तो सही है पर s का वैल्यू 1 नहीं होता है। s का वैल्यू प्लस m का वैल्यू l बराबर 0 है तो m का वैल्यू 0 होता है। ईशान भारद्वाज l बराबर 0 तो m बराबर 0 होता है, m का वैल्यू 1 होता है। समझ में बात आ रहा है। l बराबर 0 तो m बराबर 0 और यहां s का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गलत हो गया। c सही है, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s का वैल्यू -½ c सही है। बताओ डी सही है क्या, डी सही है क्या, डी डी सही है, डी गलत है, डी गलत है क्योंकि n बराबर 3 के लिए l 3 नहीं होता है। n बराबर 3 के लिए l का वैल्यू 0, 1 और 2 होता है। इसीलिए इसका आंसर सिर्फ सही में है ना सी होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं तुम लोगों में से कौन बना पाता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम number of electrons, calculate the maximum number of electrons with n is equal to 4 और s का वैल्यू -½ बताओ। n का वैल्यू 4 है और s का वैल्यू -½ कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम किसी एटम में जो n बराबर 4 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और s का वैल्यू, यानी यहां पर n और s दिया हुआ है।
हाँ, ईशान भारद्वाज 16, वेरी गुड। क्योंकि ईशान सही आंसर दे रहा है, क्योंकि याद करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा n बराबर 4 में। अगर हम तुमसे पूछें, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम पूछें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n इज इक्वल टू 4, अगर n इज इक्वल टू 4 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन फोर्थ ऑर्बिट, अगर हम लोग बोले फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 इंटू एन स्क्वायर, तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होगा? 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या टोटल, हाँ तुम्हारा भी आंसर सही है श्रेयांश, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा फोर्थ ऑर्बिट में? टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन्स का प्लस हाफ होगा और 16 इलेक्ट्रॉन्स का माइनस हाफ होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास, है ना, n बराबर अगर 4 है और s बराबर माइनस हाफ है, तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए 32, उसमें आधा का प्लस हाफ होगा और आधा का माइनस हाफ होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यहां लिखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू माइनस हाफ अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसकी जो संख्या है विथ n इज इक्वल टू 4 इज 16, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, इसका हम लोग हाफ कर देंगे, क्योंकि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 32 है किसी भी ऑर्बिट में, तो आधा इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन s बराबर प्लस हाफ होगा, और आधा मतलब जो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका s बराबर माइनस हाफ होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें बताओ? एन एल हो गया, एन एम हो गया, एन एस हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसका एक पिक ले लेते हैं हम लोग। अनन्या, इसमें क्या बताओ बाबू, n बराबर 4 है और s बराबर माइनस हाफ दिया हुआ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, उसमें आधा इलेक्ट्रॉन्स का प्लस हाफ होगा और आधा इलेक्ट्रॉन्स का माइनस हाफ होगा। तो n बराबर 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 32 है, तो 32 में जो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 16, उसका s बराबर होगा प्लस हाफ, और आधा जो, है ना, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका नंबर, उसका जो स्पिन होगा वो s बराबर माइनस हाफ हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए, है ना, अभी इसमें अभी और भी अच्छा अच्छा चीज आएगा, तो तुमको लगेगा अरे इसमें अभी, अभी हम लोग इसका सब टॉपिक इंटरेस्टिंग ही होता है समझने पे है, लेकिन मजा आ रहा है, तो इसमें थ्योरी ज्यादा है सर, सही बात है। चलो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, यानी किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, है ना, एटम्स, कि एटम्स के किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
various the distribution of electrons in various orbitals ठीक है, the distribution of electrons in various orbitals of an atom is called, है ना, is called electronic configuration of the atom। किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स है उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसी चीज को हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उस एटम के किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, s में कितना है, 1s में कितना है, 2s में कितना है, ठीक है। और ये जो हम लोग किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो कुछ नियम पर आधारित है। तो ये मेनली जो है वो 3 रूल्स जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, 3 रूल्स। तो ये जो है इसके लिए जो हम लोगों का, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। ये 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित है, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कहते हैं फर्स्ट ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सेकंड कहते हैं हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और थर्ड कहते हैं हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो है 3 नियम पर आधारित है, अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और थर्ड जो है वो है ना, अफबाउ ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक चीज यहां पर, अब तीनों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। तुम लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए हो, तुम लोग? अच्छा, बैठे हुए हो, यस लिख दिए तो बैठे हुए हो, सही बात है। तो याद करो, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। एक बात बताओ, कौन सा बॉल का जो पोजीशन है वो स्टेबल पोजीशन है? बताओ कौन सा बॉल का पोजीशन स्टेबल है? 1 की 2 बताओ कहां स्टेबल पोजीशन है? 1 पे। अब बताओ किसके पास एनर्जी ज्यादा है? बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज्यादा है? 1 पे ज्यादा है कि 2 पे? 2 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो सीधा सा एक बात समझना, केमिस्ट्री एक नियम पे चलता है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और जिसके पास एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। याद करो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसके पास एनर्जी कम है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताओ तो किसके पास एनर्जी कम है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड, क्योंकि सब पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर फिक्स होते हैं। तो समझना है मेरी बात, केमिस्ट्री चलता है कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, क्योंकि सॉलिड में याद करो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वहां एनर्जी कम है।
और इसीलिए स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो एक बात को समझो, हमेशा याद रखना, है ना, केमिस्ट्री में दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो अबाउ प्रिंसिपल से पहले हम एक दो लॉ लिख देते हैं, हमेशा याद रखना। स्टेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनर्जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री में हजारों बार हम लोग यूज करेंगे। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और साथ ही साथ एक बात याद रखना, अट्रैक्शन अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी while repulsion increases एनर्जी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बात समझो, अगर तुम एक बॉल को नीचे गिराओगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो याद करो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन होने से एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हर सिस्टम चाहता है कि मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो, जिसके कारण जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ गए। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी व्हाइल रिपल्सन इंक्रीजेज एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल देते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ, अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले उस ऑर्बिटल में भरो जिसका एनर्जी कम होता है, यानी पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालो और फिर उससे जो ज्यादा एनर्जी का रहेगा फिर उसमें डालना है। तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है बताओ, कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डालो, क्यों बोला वो ऐसा बात? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डालेंगे तब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज नहीं, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, अदर्स मोर स्टेबल। हाँ, तो पहला नियम क्या हो गया, यहां पर? तो देखो, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in various orbitals, electrons are filled in various orbitals in order of their increasing एनर्जीज। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं पहले उस ऑर्बिटल में जिसका एनर्जी कम होता है, यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, हाँ, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठेगा, अरे भाई हमको कैसे पता कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है? पहले कोई ये बताएगा तब तो हम जानेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले इसमें भरना है कि इसमें भरना है। सर अगर स्टेबिलिटी कम हुआ तो क्या? देखो, कोई भी सिस्टम अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो
हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट हो, आगे पढ़ोगे बहुत सारा रिएक्शंस होता है तो जिसमें स्पेसीज का अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो वो नहीं बनेगा, उसके जगह कोई दूसरा बन जाएगा। ठीक है, फ्रांसियम वो रेडियो एक्टिव हो गया श्रेयांश, वो रेडियो एक्टिव हो गया। यहां हम लोग स्टेबिलिटी का बहुत सारा मीनिंग होता है, यहां पर हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि ये सिस्टम ये काम करना है कि दूसरा काम करना है, तो हमको हमेशा वो काम करना है जो ज्यादा स्टेबल हमको दे, स्टेबिलिटी दे। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा और किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा, पहले तो हमको ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया गया कि जो एनर्जी ऑफ ठीक है, जो ऑर्बिटल होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डिक्रीजेज एज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज। ठीक है, या सीधा लिख देते हैं पहले, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज energy of orbital increases as the value of n plus l increases, यानी जैसे जैसे n प्लस l का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल का एनर्जी भी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर याद करो ये किसके लिए बोला जा रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोला जा रहा है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम, लिथियम, है ना, उसके बाद तुम्हारा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन के लिए नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे n प्लस एल का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल का एनर्जी भी बढ़ेगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो अब एक बात बताओ यहां पर, तो एक बात बताओ यहां पर, अगर हम लोग 1s अगर हम लोग बोले 1s, तो 1s के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा बताओ। अगर हम लोग बोले एग्जाम्पल 1s, तो 1s के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा, तो याद करो n का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 0 होता है, तो 1 प्लस 0, तो बताओ 1s का वैल्यू n प्लस एल का वैल्यू 1 आया। अब बताओ 2s के लिए, 2s के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू हो गया 2 और l का वैल्यू 0, तो कितना आएगा 2s के लिए। तो देखो 2s का यानी एनर्जी ज्यादा होगा 1s से, क्योंकि 2s के लिए n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो 2s का एनर्जी ज्यादा है किससे, 1s से। और अब एक बात बताओ, तीसरा अगर हम लोग लिखे 2p के लिए बताओ n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो ये 3 हो गया। यानी 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होगा और 2s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 2p का होगा। अब बताओ 2p के बाद 3s में बताओ n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0, कितना होगा 3s के लिए n प्लस एल का वैल्यू 3 होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो 2p में भी n प्लस एल 3 आ रहा है और 3s में भी n प्लस एल 3 आ रहा है ना, दोनों में तो n प्लस एल 3 आ रहा है। तब क्या होगा,
तब क्या होगा, तब किसका एनर्जी ज्यादा है? तो अगर 2 ऑर्बिटल का n+l अगर सेम आ गया तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, यानी 3s का एनर्जी ज्यादा होगा 2p से। यानी इफ n+l वैल्यूज आर सेम, अगर n+l का वैल्यू सेम आ गया तब एनर्जी समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कहने का सेंस n जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ऐसे खाली समझने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। पर ये कब होगा, जब हम लोगों का n+l का वैल्यू क्या होगा, सेम सेम होगा। और याद करो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम बोल रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, 3d हो गया। अब एक बात बताओ, 3s के बाद 3p के लिए n+l का वैल्यू कितना आ गया, 3 + 1 4 हो गया 3p। और अगर हम 3d के लिए बोले 3d तो n बराबर 3 हो गया और l बराबर 2 हो गया, n बराबर 3, तो n+l का वैल्यूज जो हो जाएगा वो 3 + 2 कितना हो गया 5। और एक लास्ट अगर हम लिखें, एक लास्ट g 4s के लिए तो n+l का वैल्यू 4 + 0 कितना हो गया 4। तो देखो यहां से, इसलिए फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो सबसे कम एनर्जी 1s में होगा, उसके बाद एनर्जी 2s में होगा, 1s के बाद 2s में होगा, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p में होगा, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s में होगा, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p में होगा। अब बताओ तो 3d और 4s में किसका ज्यादा एनर्जी होगा, 3d और 4s में किसका ज्यादा एनर्जी होगा बताओ, 3d और 4s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3d का एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि n+l का वैल्यूज यहाँ 5 है, और जबकि 4s में n+l का वैल्यूज यहाँ पर 4 है। तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक तो एकदम क्लियर है। बस एक बात याद रखना, 3p के बाद यहां 4s आ जाता है और उसके बाद 3d आता है, क्योंकि 3d के लिए n+l का वैल्यू 5 हो जाएगा, जबकि 4s के लिए n+l का वैल्यू 4 आएगा। तो 3d का एनर्जी ज्यादा होता है किससे, 4s से। ये याद रखना किसके लिए हम बोल रहे हैं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जबकि अगर हम यहां फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर बोले, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम लोग बोले, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो तुमको लगेगा कि इसमें तो खाली हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो, 2। बहुत बढ़िया। तब बताओ तो हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम प्लस में एक, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर 2+ डाल दो, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि खाली हाइड्रोजन ही 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, हीलियम प्लस भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम 2+ भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम 3+ भी 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हाँ, तो हम लोग मेनली समझना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो है ना,
the energy of an orbital, the energy of an orbital है ना, the energy of an orbital depends upon, है ना, the energy of an orbital depends upon the value of n only, यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एन पे, एन प्लस एल पे नहीं, सिर्फ एन पर। यानी जिसका एन का वैल्यू ज्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ एन, greater the energy of orbital, यानी जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो बताओ तो, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम लोग लिखें, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बताओ 1s से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 2s का रहेगा। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का रहेगा। और बताओ 2s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 2s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 2s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? कि दोनों का बराबर होगा? कि दोनों का बराबर होगा? बताओ। सेम होगा। बहुत बढ़िया श्रेयांश, बहुत बढ़िया। 2s और 2p का एनर्जी सेम होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, क्योंकि इसका n का वैल्यू 2 और इसका भी n का वैल्यू 2। और याद करो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किसी ऑर्बिटल का एनर्जी सिर्फ n पर डिपेंड करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछना, कि बताओ तो 2s का एनर्जी ज्यादा होता है कि 2p का, वो सीधा बोल देगा 2p का ज्यादा होता है। तुमको बोलना चाहिए कि तुम भाई किसके लिए पूछ रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पूछोगे तो 2s और 2p का बराबर होगा। हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पूछोगे तो 2p का ज्यादा होगा और 2s का कम होगा। और यहां पर देखो इंटरेस्टिंग, 3s 3p और 3d का बराबर होगा, और उससे ज्यादा होगा 4s 4p और 4d। अभी 4f छोड़ देते रहे, यहां तक 4s 4p और 4d लिख रहे हैं, है ना? 4s 4p और 4d, यहां तक 4s 4p और 4d, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। बताओ तो, अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है कि 4s का? 3d का एनर्जी ज्यादा होता है कि 4s का? तो तुमको बोलना चाहिए, नहीं, तुमको बोलना चाहिए किसके लिए? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात किया जाए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4s का एनर्जी ज्यादा है 3d से। हाँ, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। 12th पास लड़का भी इसको नहीं ध्यान देता है। किसी से पूछना कि 4s का एनर्जी ज्यादा है कि 3d का, सब बोलेगा 3d का एनर्जी ज्यादा है। अरे पहले देखो कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देंगे कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बात याद रखना चाहिए। क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर बात है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात समझना, ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिट में अगर ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिट में अगर ऑर्बिटल है,
तो उसका एनर्जी तब डिफर करेगा जब उसमें रिपल्सन होगा। पर जब तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ही ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है, ठीक है। जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है ना, अब इसमें यह डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन में तो 1s ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम तुमको बताए हैं कि एटम चाहे कोई भी हो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, याद करो। तो हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1s भी होगा, 2s भी होगा, 2p भी होगा, 3s भी होगा, 3p भी होगा। हाँ, पहले 4s में होगा तब d में होगा, हम बता रहे हैं, हाँ सब बताएंगे आशीष। इसीलिए याद रखना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी 1s 2s 2p 3s 3p 3d सब रहता है, ठीक है। तो इसका पिक तो हम लोग ले लिए हैं, हाँ। तो अब हम लोग इससे आगे का देखते हैं। तो देखो, एक चीज याद रखना, अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है खाली कि भाई पहले 1s में डालो इलेक्ट्रॉन को, फिर 2s में डालो, फिर 2p में डालो, यानी पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालो जिसका एनर्जी कम है। सिर्फ उसको बस एनर्जी से मतलब है, किसका? ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अब देखो, किसी से पूछोगे ना, किसी से पूछोगे कि यार तुम 1s में पहले डालते हो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को 2s में डालते हो, 1s में डालते हो फिर डालते हो 2s में, क्यों डालते हो? तो वो बोलेगा अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, समझो। तो कोई तुमसे पूछा कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो तुम बोलते हो न्यूटन्स लॉ। मतलब सेब नीचे गिरा न्यूटन के कारण नहीं, तुमको बताना है कि सेब नीचे गिरा क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग साइंटिस्ट का एगो नाम ले लेते हैं कि उसके अनुसार उसके अनुसार उसके अनुसार। रूल नहीं समझना है। तुमसे कोई पूछेगा कि पहले 1s में क्यों भरे, हाँ पहले तुमसे कोई पूछेगा 1s में क्यों भरे और उसके बाद 2s में क्यों भरे, तो तुम अफबाऊ का नाम मत लो, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ 1s का एनर्जी कम होता है इसीलिए पहले 1s में भरे। नाम नहीं बताना है, कारण बताना है कि क्या है। हाँ लोअर एनर्जी है, वही बात है, हाँ ड्यू टू लेस एनर्जी। अब देखो दूसरा कौन सा नियम था हम लोगों का? दूसरा नियम था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो हुन्स रूल ऑफ, हुन्स रूल क्या बोलता है बताओ तो? पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ठीक है, कितने ऑर्बिटल होते हैं पी सब सेल में? तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एक बात बताना, एक बात बताना, 1s में कितने ऑर्बिटल? एक। 2s में कितने ऑर्बिटल? एक। 2p में कितने ऑर्बिटल? 3। 2p में कितने ऑर्बिटल? 3। और 3s में कितने ऑर्बिटल? एक। ऐसे हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो होन्स रूल कहता है कि अगर कोई ऐसा सब ऑर्बिट है, अगर कोई ऐसा सब ऑर्बिट है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है मान लो, तो तुम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे? तो ये बोलता है कि तुम इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक एक करके भरोगे, पहले इसमें डाले, मान लो ये दोनों फिल हो गया है, ये दोनों फिल हो गया है, बताएंगे तो पहले इसमें एक एक करके भरेंगे, और जब तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर हम लोग
पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी सब ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब का एनर्जी सेम होता है। पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों का एनर्जी क्या है, सेम है, और इसी को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है वैसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी क्या होता है, सेम। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब उनका एनर्जी क्या है, सेम है। तो होन्स रूल बोलता है कि अगर किसी सब ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सब में पहले एक एक करके भरो और तब पेयरिंग करो। तो अगर हम तुमसे पूछें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम पी में एक एक करके भर रहे हैं, एक एक करके भर रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो बताओ इसका क्या कारण हो सकता है। तो केमिस्ट्री में जो भी होता है उसका कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले हम तुमको समझाते हैं, तुम समझाते हैं, पहले एक मेरा बात समझो। जैसे सपोज करो एक हॉस्टल है और हॉस्टल में 3 रूम है। एक हॉस्टल है उसमें मान लो 3 रूम है और तीनों रूम, नहीं नहीं, अभी अभी आयुष चौधरी अभी हम बताते हैं। हाँ, फील्ड फुल फील्ड, अभी स्टेबिलिटी, अभी इत्मीनान से समझो मेरी बात, अभी हम बताते हैं। एक हॉस्टल है उसमें 3 रूम है और तीनों रूम डबल सीटर है, मतलब एक एक रूम में 2 2 आदमी को बैठना है। और ये याद करो ये 2P है। ठीक है, 3 रूम है, हर रूम में 2 2 आदमी को आना है। और मान लो इसका हर एक लड़के का रूम है रेंट 2000 रुपए। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहला लड़का आएगा, पहला स्टूडेंट इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब एक बात बताओ, दूसरा स्टूडेंट आएगा, मकान मालिक बोलेगा यार तुम्हारे पास 3 रूम है, एक रूम में एक लड़का रह गया है, हर रूम में 2 2 को रहना है। दूसरा, तीसरा और पहला, बताओ किसमें जाना चाहेगा। तो वो लड़का सोचेगा अरे यार इसके साथ जाए, बेफालतू का लड़ाई झगड़ा होगा, अकेले रहेंगे मौज करेंगे, तो ये इसमें चला जाएगा। दोनों का तो रेंट 2000 है, पर यहां नहीं गया क्योंकि रिपल्सन होगा, दोनों में लड़ाई होगा। तो बताओ इसमें हम इसलिए गए कि यहां जाएंगे तो दोनों में रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो वो कहेगा कि यार यहां पे ना जाएंगे, हम यहीं पे जाएंगे, दूसरा यहीं पे जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा लड़का आता है, उससे पूछा जाता है कहां जाओगे, तो तीसरा वाला बोलता है यहां जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2P के बाद कौन सा ऑर्बिटल था, 3s, 3s खाली था। अब देखो चौथा लड़का आया, चौथा लड़का, तो मकान मालिक बोलता है कि देखो 3 रूम में एक एक लोग आ गए हैं, एक चौथा रूम भी है वो खाली है, तो तुम इसमें जाओगे कि इसमें जाओगे। तो पहले किराया पूछेगा, किराया कितना आप रेंट है, तब बोल रहा है कि इसका रेंट 2000 है। अब बोला कि इसका रेंट 10,000 है, इसमें एसी उसी लगा दिए हैं, एसी टीवी सब लगा दिए हैं, फ्रिज भी छोटा सा दे दिए हैं, तो इसका रेंट है 10,000। अब बताओ जो चौथा स्टूडेंट आएगा वो कहां जाएगा, इसमें जाएगा 2P में जाएगा कि 3s में जाएगा, 3s भी तो खाली था, तो इसी में चला जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि अरे छोड़ो इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा तो रिपल्सन होगा, पर हम उससे बढ़िया है क्योंकि यहां जाने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा मेरा एनर्जी बढ़ जा रहा है। कहने का सेंस यहां गैप बहुत ज्यादा है, तो ये खाली होने के कारण भी चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, इसी में जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, पैसा के कारण
इलेक्ट्रॉन सोच रहा है यहां जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगा मेरा, इससे बढ़िया है कि थोड़ा मोड़ा इसी के साथ रिपल्सन झेलें। इसीलिए 2p में पेयरिंग होता है, तब जाके 3s में जाता है। मेरा बात क्लियर है बाबू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि एक एक भरने के बाद हम पेयरिंग क्यों किए। पेयरिंग से भी तो रिपल्सन होता है, तो क्यों पेयरिंग किए? तो पेयरिंग इसलिए किए कि पेयरिंग से भी एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन यहां जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, 2p 2p जो था 2p ऐसे था और 3s ऐसे था। एक बात बताओ, इसमें एक एक आदमी आ गया है और इसके रूम का किराया है 2000 और यहां इसके रूम का किराया है 2500। इसमें एसी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है और फ्रिज भी लगा हुआ है। अब बताओ तो चौथा स्टूडेंट कहां जाएगा? चौथा स्टूडेंट कहां जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा 3s में, है ना? तो होन्स रूल बोलेगा उस स्टूडेंट को, अरे तुम इसमें जाओ, इसमें जाओ। तो स्टूडेंट बोलेगा यानी इलेक्ट्रॉन बोलेगा होन्स को कि तुम अपना रूल अपने पास रखो, यहां जाने पे हमको ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि गैप बहुत कम है कि नहीं? बात मेरी बात समझे? तो यहां जाएगा कि यहां जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी गैप पे, कि 2p और 3s में अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो 2p में ही चला जाएगा, और अगर एनर्जी गैप कम है तो 2p से ना जाके 3s में भी जा सकता है। मेरी बात को समझो, क्लियर बात हो रहा है? ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे यहां पेयरिंग क्यों किए, तो तुम बोलो कि भाई 2p के बाद 3s में भरेगा, लेकिन 2p से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा क्योंकि 3s का एनर्जी ज्यादा हो जाता है 2p से। मेरी बात समझे? हाँ, तो किसी से हम पूछते हैं ना, जब हम पूछते हैं किसी से कि यार तुम 2p में एक एक करके क्यों भरते हो, ऐसे क्यों नहीं भरे, ऐसे क्यों नहीं भरे भरे, तो वो बोलता है हुन्स रूल। फिर वो एक आदमी का नाम बता रहा है हुन्स रूल, वो ये नहीं बता रहा है कि यहां रहने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, वो नहीं बताता है, वो बोलता है हुन्स रूल के कारण हो रहा है ऐसा। तो तुम मेरी बात को समझ रहे हो? रूल कुछ नहीं है, जो रूल आदमी बनाता है वो भी तो कुछ ना कुछ चीज ऑब्जर्व किया होगा तभी तो रूल बनाया होगा। वो कारण तलाशना है जिसके कारण वो रूल बना, और नहीं तो वही बोलता है कि केमिस्ट्री में कुछ भी चलता है, केमिस्ट्री में कभी 2+2 ही बोलते हैं, कभी 2+2 ही बोलते हैं। नहीं, तुम रूल नहीं समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2p में एक एक करके भरेगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s में। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो तो तनी हम समझें, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर एनर्जी गैप कम होगा तो जाएगा उसमें, उसको कौन रोक देगा? हमको बेनिफिट होगा, हम कोई रूल से बंधे हुए हैं। हमको कोई कहेगा ये काम कीजिए, पैसा ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, हम वही काम करेंगे। कोई बोलेगा सच बोलिए, हमको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा झूठ बोल दे तो बहुत फायदा हो रहा है, तो सच्चे बोलेगा। नहीं, वो अपना सिचुएशन के अनुसार आदमी चेंज हो जाता है। हाँ, इसीलिए समझना है एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करता है। अभी हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पे, अट्रैक्शन पे है न्यूक्लियस के साथ। अभी बहुत सारा फैक्टर अभी आएगा, घबराओ नहीं आयुष। अभी जितना बताए उतना समझ में आ गया, बोलो, है ना? धीरे धीरे, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी क्या शिल्डिंग इफेक्ट होता है, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, अभी सब कुछ नहीं पता है। अभी जो चीज डिस्कस हो रहा है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखो होन्स रूल क्या बोला था, होन्स रूल क्या बोला था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स। होन्स रूल बोला था नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग,
no electron pairing takes place. No electron pairing takes place in the no electron pairing take place in the orbitals ठीक है, in the orbitals in no electron pairing takes place in the orbitals of a suborbit until each orbital is occupied by an electron with parallel spin। यानी पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जैसे एग्जाम्पल बताना, अगर हम P बोल रहे हैं कि ये P है, तो देखो तुम ऐसे भी भर सकते हो, ऐसे। तो इसका मतलब अगर ऐसे लिख दें, ऊपर है तो मान लो क्लॉकवाइज है, तो अगर इसको ऐसे लिखे तो दो सबको पैरेलली करना है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, याद रखना। एक को पैरेलल और एक को एंटी पैरेलल नहीं बना सकते। सबका एक ही स्पिन होना चाहिए, है ना, सबका एक ही स्पिन होना चाहिए। सही है। तुम इसी को ऐसे भी दिखा सकते थे, याद रखना। P में अगर 3 ऑर्बिटल डाले तो तुम ऐसे भी दिखा सकते थे, तीनों को नीचे, चाहे +½ और चाहे -½ कोई दिक्कत नहीं है। बस एक को ऊपर नीचे ऐसे नहीं दिखा सकते थे। ये ऐसे नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये सही है, ये सही है, पर वो अलाउड नहीं है। ठीक है, बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें खाली था जगह, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो गया पहले ही। ये सही नहीं है। ये सही है, बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हैं? यस और नो बताओ। ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पर भी एक ऑर्बिटल हम लोगों का खाली है। अभी पहले एक एक करके भरते, तो ये हम लोगों का सही नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस in the orbitals of a suborbit until each orbital is occupied by an electron with parallel spin। क्लियर बात है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? सब लोग यस टाइप करोगे तब आगे बढ़ेंगे। सब लोग टाइप करो यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और याद रखना, अगर हम बोलें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। वैसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी क्या हो, सेम हो, उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और अगर हम लोग कहें द ऑर्बिटल्स
of a subcell are degenerate. The orbitals of a subcell are degenerate in case of isolated atom. आइसोलेटेड एटम का मतलब बेचारा वो अकेला होना चाहिए, उसके आसपास अगर कोई आएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 2p में जो 3 ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सेम होगा, यानी वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। कब? जब वो एटम अकेला है, आइसोलेटेड है, आसपास कुछ ले आओगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो दिक्कत होगा। तो द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब सेल आर डिजेनरेट इन केस ऑफ क्या है? आइसोलेटेड एटम, उसके आसपास कोई नहीं आना चाहिए। बताओ, समझ में आ रहा है बाबू? उसके आसपास कोई दूसरा एटम रहेगा, कोई दूसरा आदमी रहेगा तो उसको दिक्कत होगा। ठीक है, कोई दूसरा रहेगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है ना। इसीलिए एक एटम अगर अकेला है तब उस, अगर कोई सब ऑर्बिटल देखोगे 2p या 3p या 4 है ना 3d, तो उसमें जितने ऑर्बिटल्स है, 2p का जो 3 ऑर्बिटल्स है या 3d का जो 5 ऑर्बिटल्स है, उन सबका एनर्जी सेम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेकंड नियम था। और देखो थर्ड नियम जो है वो क्या कहता है? थर्ड नियम कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में तुम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, और अगर 2 डालोगे भी तो उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो जो थर्ड नियम है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव इक्वल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन have the same set of all the 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझे, या फिर और इसको ऐसे भी समझो, है ना। ठीक है, द मैक्सिमम, या सीधा ऐसे लिख दिया जाए कि एन ऑर्बिटल कैन हैव, और है ना, एन ऑर्बिटल कैन हैव, और एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2, और an orbital can have maximum 2 electrons with opposite spin, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा, मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर ये एक ऑर्बिटल है तो तुम ऐसे डालना है, दोनों का, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, और दोनों का स्पिन यहां अपोजिट होना चाहिए। ये सही है? बताओ तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ बी, क्या सही है बी? यस कि नो? नो, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पर दोनों का स्पिन सेम है, तो ये दोनों में बहुत रिपल्सन होना शुरू होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह तुम यहां ये भी नहीं काम कर सकते कि 1, 2 और 3, ये भी नहीं काम कर सकते, क्योंकि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट से घूम रहा है तो रिपल्सन कम होगा।
और तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का स्पिन फिर सेम हो जाएगा, तो दोनों में रिपल्सन ज्यादा होने लगेगा, जिससे एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 1 मिनट में हम बता देते हैं 3 नियम कौन सा है। अफबाउ बोलता है इलेक्ट्रॉन्स को पहले उस ऑर्बिटल में भरो जिसमें एनर्जी कम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्बिटल का एनर्जी n+l पर डिपेंड करता है, n+l ज्यादा होगा ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। अगर दो ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू सेम आएगा तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्बिटल का एनर्जी सिर्फ n पर डिपेंड करता है, एक ही क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है n, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम को हम लोग देखें तो 3s 3p 3d तीनों का एनर्जी सेम होगा और 4s का एनर्जी उससे ज्यादा होगा। पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर आएंगे तो 3d का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और 4s का एनर्जी कम हो जाएगा। होन्स रूल कहता है कि अगर एक सेफ सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, जब सबके पास एक एक आ जाए तब जाके पेयरिंग करो। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत डालो, और 2 अगर डालते भी हो तो उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली हाँ, अगर दोनों को पैरेलल डाल दोगे तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, एस दोनों का प्लस आप लिखना पड़ेगा। सही बात बोल रहे हो श्रेयान। तो होपफुली आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। आज तुम लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना एकदम पॉजिटिवली, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय।